सवालों के साथ में योगदान कैसे रहा, क्या रहा और क्या रहेगा, इसी के ऊपर चर्चा आधारित रहेगी। सबसे पहला सवाल मेरा मिस्टर रविकांत गुप्ता जी से रहेगा। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका भारत 24 और फर्स्ट इंडिया के इस मंच पर। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एजुकेशन सेक्टर, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, जब जिसका जिक्र मैं अभी कर रही थी, पीएम मोदी भी हमेशा करते हैं, किस तरीके से आपका ग्रुप उसमें योगदान दे रहा है? मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर का या ओवरऑल क्वेश्चन मींस इकोनॉमिक ग्रोथ में मींस एजुकेशन का क्या रोल है? एजुकेशन का क्या रोल है जी? देखो, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। लाइक जब तक अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, जब मैं आया था शुरुआत में, तो एक महिला कह रही थी कि हमारा गांव 20,000 लोगों का गांव है, जहां न बिजली है, न पानी है, न स्कूल है, न कुछ भी नहीं है। अगर इस तरीके के गांव देश की आजादी के बाद भी आज भी मौजूद हैं, तो कैसे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? तो सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन हर गांव तक पहुंचनी चाहिए। आज की जगह में कहीं पर बहुत सारे गांवों में न बिजली है, न पानी है, न रोड है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो एजुकेशन, और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को एजुकेशन या लड़कियों को एजुकेशन, और दैट इज बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो मैं यही कहूंगा कि एजुकेशन हर गांव, हर शहर तक पहुंचनी चाहिए, और जब तक कि एजुकेशन नहीं पहुंचेगी तब तक की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती, जब तक कि लोग अवेयर नहीं होंगे पढ़ाई के बारे में, और जब तक इसमें सबसे बड़ा रोल समाज का है, सरकार का है, स्टेट गवर्नमेंट का है। तो पढ़ना पढ़ाना बहुत जरूरी है। चैलेंजेस के बारे में भी मैं बात करूंगी कि क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि पढ़ना, पढ़ाना और चैलेंजेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इनका रोल। इसके साथ में हमारे बीच में मिस्टर ब्रजेश कुमार भी क्योंकि मौजूद हैं, स्वागत है आपका इस मंच पर। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का क्या कुछ रोल है, आपकी इंस्टीट्यूशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और क्या कंट्रीब्यूशन देने का एक ऑब्जेक्टिव, एक लक्ष्य आपके द्वारा रखा गया है? सबसे पहले राजस्थानी सम्मेलन के मंच पे आने का मौका जो प्राप्त हुआ, उसके लिए सादर नमन आप सभी भाइयों के लिए। राजस्थान से मैं लगभग 15 वर्षों से जुड़ा हूं, और मैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा से हमारी जर्नी शुरुआत हुई, और आज गुवाहाटी के अंदर 2019 से एलन कैरियर इंस्टीट्यूट किसी न किसी माध्यम से यहाँ के सभी भाई बंधुओं के लिए एक एजुकेशन के फील्ड में बून, हम कह के एक बून, एक प्रसाद के रूप में साबित हो रहे हैं। यहाँ के बच्चों के डेवलपमेंट और रोल और उनके भविष्य के बारे में जो बातचीत हम करना चाहेंगे इस मंच पर, तो मैं इस मंच के माध्यम से सभी भाइयों से ये बताना चाहूंगा कि शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं इस जीवन में। जैसे कि हमारे महामहिम आदरणीय गुलाब चंद्र कटारिया जी ने भी एक बात कही कि जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, और हमारे मित्र आदरणीय मणिपाल यूनिवर्सिटी से सर जो हमारे साथ ज्वाइन हुए इस मंच में, इन्होंने भी एक बात जिक्र करी कि 20,000 से भी ज्यादा गांवों के अंदर जो शिक्षा की बातचीत इन्होंने वीडियो के माध्यम से हमने देखा, तो जो चीजें हमने देखी, जो चीजों को फील किया, वैसे ही शिक्षा का अधिकार सब पे है। कोई शिक्षा से वंचित न रह जाए, इसके लिए हमारे देश में बहुत बड़ा एजुकेशन पॉलिसी भी रिफॉर्म की गई है समय समय पर। सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहता हूं यहां उपस्थित जितने भी भाई लोग हैं कि 1986 में एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसके बाद उसी एजुकेशन पॉलिसी को घर घर तक पहुंचाने के लिए जो मिशन लिया गया उसको रिफॉर्म किया गया, और रिफॉर्म करने के तहत 2020 में जुलाई महीने के अंदर वो फिर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूप में फिर से पुनर्स्थापित किया गया। इसका एक ही उद्देश्य रहा है, जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य रहा कि हर घर में शौचालय, हर घर में बिजली, पानी, गैस सिलेंडर, ये सब उनका एक नारा रहा। उसके साथ ही साथ 2020 में उन्होंने बोला न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कि अगर देश में हम अगर 28 रीजनल लैंग्वेज के माध्यम से शिक्षा पद्धति को बदलाव करते हुए लेके आए, तो मुझे यकीनन ये उम्मीद है कि हमारा भारत का हर एक बच्चा शिक्षित हो सकता है, और हम जितना शिक्षित होंगे उतने विकास के मार्ग पे हम लोग जाएंगे। इस बात को
महामहिम साहब ने भी कहा कि भाई जितनी भी ताकत हम लगाते हैं, हम अपने जनरेशन को अच्छा बनाने में लगाते हैं। उन्होंने एक बात जिक्र करी कि संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, उसी तरीके से मेरा ये आह्वान है इस मंच के द्वारा आप सभी से कि हमारा एक ऐसा उद्देश्य हो, खासकर नॉर्थ ईस्ट रीजन में, कि जिस उद्देश्य से हम सारी चीजें करते हुए आ रहे हैं वैसा ही बिल्कुल हम शिक्षा के जगत में भी करें। और शिक्षा के जगत में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 5+3+3+4 की जो एक विचारधारा बन रही है, जो 28 लोकल रीजनल लैंग्वेज पे बातचीत हो रही है, उसको हम अपने अंदर ले आए। और मेरी सरकार से भी दरख्वास्त है कि इस पे नजर डाले, प्रकाश डाले, और जिस तरीके से बाकी जितने भी स्कीम्स को हम फ्रूटफुल कर रहे हैं उसी तरीके से इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी ले आए। बिल्कुल, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आपने जिक्र किया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी नए तरीके से एजुकेशन को बढ़ावा देती है और पीएम मोदी हमेशा इसकी जिक्र करते आए हैं। इसके साथ में मेरा अगला प्रश्न रहेगा आपसे रविकांत जी से, क्योंकि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं एजुकेशन को सीधे तरीके से। अब इस चैलेंज को कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है और इससे निकलने के लिए कैसे आपने प्लान किया है? तो पॉवर्टी एंड अनइक्वालिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर। जैसे कि यादव जी ने कहा कि एजुकेशन पॉलिसी 2020 5+3+3+4, तो अगर पॉवर्टी को अगर आप देखते हैं तो कितने बच्चे हैं जो 5 साल तक पढ़ने के बाद में आगे की शिक्षा पूरी करते हैं, या जो 10वीं करते हैं, 10वीं करने के बाद वो 12वीं तक करते हैं, या 12वीं करने के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, तो ग्रेजुएशन करने के बाद में या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। क्योंकि शिक्षा आज की डेट में इतनी महंगी हो गई है कि किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को एजुकेशन मतलब कॉलेज अवेलेबल नहीं है नियर बाई, तो उनको बच्चों को पढ़ने के लिए आसपास कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो बिकॉज ऑफ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी और द डिफरेंट प्रॉब्लम्स की एजुकेशन इन नियर बाई एरियाज आर नॉट अवेलेबल। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स को वो लोग फेस कर रहे हैं, तो समान शिक्षा का अधिकार सरकार ने एक दिया, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन स्कूल में तो दे दिया, लेकिन राइट टू एजुकेशन किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में नहीं दिया, जिससे कि एनरोलमेंट 10वीं के बाद 12वीं में, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में कंटिन्यूअसली गिरता जाता है और बच्चे आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस चीज को राइट टू एजुकेशन स्कूल के अलावा कॉलेज में भी सरकार को करना चाहिए और मैंडेटरी करना चाहिए, जिससे कि समाज आगे बढ़े। अगर किसी एक बच्चे को हम पढ़ाते हैं या एक लड़के को पढ़ाते हैं, एक लड़की को पढ़ाते हैं, तो उस घर में 4 लोग 3 जनरेशन पढ़ती हैं और 3 जनरेशन आगे सुधरती हैं। तो समान अधिकार, पढ़ाई में समान अधिकार सबको देना चाहिए और इसमें हम लोग भी सहयोग करेंगे और करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, ये तो हो गई रवि जी समान अधिकार की बात, लेकिन कई सारे चैलेंजेस होते हैं क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहां पर गांव भी हैं, शहर भी हैं, कुछ विकसित शहर है, कुछ कम विकसित शहर है। उस बीच में किस तरीके से आप देखते हैं कि हम इन चैलेंजेस से उभर कर एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं? उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि अगर आप सरकार के जितने भी कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटी हैं, अगर आप देखेंगे तो सारे शहरों में हैं। IIT देख लो, सारे मेजर सिटीज में, NIT देख लो, सारे मेजर सिटीज में, गवर्नमेंट कॉलेजेस देख लो, इंजीनियरिंग के सारे मेजर सिटीज में, या अच्छे कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज हैं, या आप जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, सारे मेजर सिटीज में। गांव में कोई अच्छा स्कूल या अच्छा कॉलेज नहीं है और सरकार ने कभी खोलने की कोशिश भी नहीं की कि भाई किसी IIT को किसी गांव के पास में जाके खोला जाए ताकि गांव का भी डेवलपमेंट हो। ऐसा कभी सरकार ने नहीं किया और ये बहुत जरूरी है आज की तारीख में कि अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल्स गांव में जाके खोले जाएं ताकि सबको पढ़ने का अधिकार मिले। और बिल्कुल रवि जी, अच्छे कॉलेजेस खुलने चाहिए और इसी के लिए आगे सरकार प्रयास भी कर रही है। और इस बीच में ब्रजेश जी से मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि आप एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र कर रहे थे, उस बीच में एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ में, क्योंकि आज हम उस युग में रह रहे हैं जहां पर टेक्नोलॉजी एक इंटीग्रल रोल प्ले करती है, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है एजुकेशन में? मैम, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि आजकल जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक जीवन का नया ही ट्रांसफॉर्मेशन मिला और शायद मुझसे इत्तेफाक रखने के लिए बहुत सारे हमारे पास
हमारे भाई बंधु यहाँ पे मौजूद हैं कि जिस तरीके से पिछले 20 साल के अंदर जो टेक्नोलॉजी ने रोल लिया अपने जीवन के अंदर, ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, क्योंकि आधुनिकता बहुत जरूरी है और बहुत सही डायरेक्शन में इसकी जरूरत है। क्योंकि अगर हम बात करें 2004 की या 2003 के, जब हम कॉलेज में हुआ करते थे और आप शायद कॉलेज में हुआ करती थी, तो वी डोंट हैव एनी मोबाइल फोन्स, वी डोंट हैव एनी लैपटॉप, वी डोंट हैव एनी कंप्यूटर सिस्टम्स, वी हैव रिस्ट्रिक्टेड प्लेस टू इंश्योर आवर ईमेल आईडीज एंड एवरीथिंग सर्च आउट, जो हम लोग करते थे। बट नाउ इट इज वेरी फ्रीक्वेंट। अब ये हमारे बीच में, हमारे पास में है, और हमारा अगर हम बात करें तो हमारे शरीर का एक अंग हो चुका है टेक्नोलॉजी। क्योंकि हम सोते जागते उठते बैठते अपने मोबाइल को अपने पास, अपने हृदय के पास रखते हैं। शायद हम अपने हृदय उतनी बार नहीं चेक करते जितनी बार हम मोबाइल का व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं और फेसबुक चेक कर लेते हैं। तो बदलाव तो जरूरी है, लेकिन एजुकेशन में मैं कहना चाहता हूं कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए। और पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा जब हम इसके बहुत सारे फीचर्स को बहुत अच्छे से समझेंगे और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझाएंगे। क्योंकि माता पिता ही एक ऐसे कड़ी हैं जो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। उसके बाद हमारी रोल आती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है टीचर्स की। इनफैक्ट वी आर डूइंग आवर बेस्ट इन आवर क्लासरूम। हम अपने क्लासरूम में बहुत सारी बातें बच्चों को बताते हैं, लेकिन उस पर एक नजर कह ले, या एक लगाम कह ले, या फिर एक विचार कह लें कि अपने बच्चों को किस हद तक टेक्नोलॉजी के साथ रखें। तो टेक्नोलॉजी के बिना हम अधूरे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम गांव गांव तक हर बच्चे को शिक्षित करें, तो टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत पड़ेगी। हमें ऐसे स्कूल्स डेवलप करने पड़ेंगे जहां पे बड़ा मॉनिटर हो, स्क्रीन हो, जैसे आपके भारत 24, बहुत सारे मैंने देखा सर के, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने देखा जेसी सर के। तो इसी तरीके से एक बहुत बड़ा बदलाव हमें ले आना पड़ेगा। अगर हमें सरकार इसमें मदद करे, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हेमंत बिश्व शर्मा जी अगर इसमें एक मुहिम ले आए, एक बदलाव ले आए कि टेक्नोलॉजी को हाउ टू यूज इन एजुकेशन विथ रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस को मैं इंफेसिस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चों पे इसका एक अधिकार होना चाहिए, प्रतिकार नहीं होना चाहिए। जानकारी होना बहुत जरूरी है, जानकारी रोज और होना हर बहुत चीज के जरूरी होते है। हैं। यही बात पे आपने जोर दिया, क्योंकि आपने इसके ऊपर बात करी टेक्नोलॉजी के ऊपर। उस बीच में जिस सेंचुरी में हम रह रहे हैं, जिस वातावरण में आज के बच्चे बढ़ रहे हैं, उसमें मेरा आपसे सवाल रहेगा मिस्टर रविकांत जी कि कैसे आप देखते हैं कि 21st सेंचुरी के जब भविष्य की बात होती है, जब मॉडर्न एजुकेशन की बात होती है, तो उस बीच में जॉब्स को कैसे एजुकेशन सिस्टम पूरा करता हुआ नजर आएगा? जॉब्स को पूरा करने के लिए अभी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान दे रही है स्किल्स इंडिया पर, स्किल इंडिया पर, मेक इन इंडिया पर, मेड इन इंडिया के ऊपर। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हम लोग पढ़ाते हैं, मान लो इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं, हम मैकेनिकल पढ़ाते हैं, सिविल पढ़ाते हैं या कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, तो आज की डेट में स्किल्स की ज्यादा जरूरत है कि स्पेशलाइजेशन की ज्यादा जरूरत है। तो स्किल्स इंडिया है, स्टूडेंट्स मोबिलिटी है, दूसरी यूनिवर्सिटीज, विदेशी यूनिवर्सिटीज के साथ में कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत जरूरी है, जिससे क्या होगा कि मॉडर्नाइजेशन हो एजुकेशन का। और आज की डेट में जैसे यादव जी ने कहा कि टेक्नोलॉजी एक पार्ट हो गया है, मोबाइल एक पार्ट हो गया है। तो जो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं ऑलरेडी बच्चों के पास उसका सॉल्यूशन है। अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है तो आज की डेट में चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया और टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई। तो उससे ज्यादा बच्चों को बियॉन्ड द लाइन जाके सोचना है बच्चों को, बियॉन्ड द लाइन। और एक और एड ऑन कि जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर कैसे बनाए जाए, ये बड़ा चैलेंज है। उसके लिए क्या होगा कि बच्चों को जॉब क्रिएटर्स बनने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप स्किल अपने आप में डेवलप करना होगा। वो तभी आएगी जब पढ़ाई के साथ साथ में अपना स्किल्स को वो लोग डेवलप करें, तभी वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स उसके अंदर डेवलप होगी बच्चों के अंदर। बिल्कुल रवि जी। और इस बीच में ब्रजेश जी आपसे मेरा सवाल रहेगा यहाँ पर कि बच्चे आजकल देखिए बहुत ज्यादा सुसाइड केसेस भी सामने आने लगे हैं एजुकेशन सेक्टर में, जो कि बेहद दुखदायी खबर होती है हमारे लिए भी पढ़ना, जब हम पढ़ते हैं कि इतने बच्चों की मौत हो गई या इसने सुसाइड कर लिया बर्डन की वजह से। आप कैसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं ऐसे एनवायरनमेंट के बीच में ताकि वो आगे बढ़े और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ते रहें? वेल मैम, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों को जो पहली शिक्षा है माता पिता के द्वारा और टीचर के द्वारा,
बच्चे जो डिप्रेस या बच्चे जो अच्छे फील नहीं करते हैं, मैं तो ये चाहूंगा कि एक टीचर के बीइंग ए टीचर आप अपने क्लासरूम या कहीं पे भी, जैसे यूनिवर्सिटीज है, आईआईटीज है, एम्स है, या कहीं पे भी हम पढ़ा रहे हो, बच्चे को हमें सिखाना है, हमें उसको मशीन नहीं बनाना है। बच्चे पे प्रेशर तब आता है जब उसको लगता है कि मुझे मशीन बनना है, मुझे ये काम करना है। जबकि पहला प्रायोरिटी वाला केस ये होना चाहिए कि भाई हमें वातावरण से जो सीखे हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड से हम जो सीख रहे हैं, वो एजुकेशन पहली होनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई दबाव अगर महसूस करता है बच्चा, तो उसे प्रॉपर उससे मिलने की जरूरत है, उसे बातचीत करने की जरूरत है। मेंटल हैप्पीनेस सबसे बड़ा हैप्पीनेस है आज के दौर में। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि अपने बच्चे को लगातार आप देखें, जब भी उसकी हैप्पीनेस अगर खत्म हो रही है तो उसे पुनः तुरंत उससे बैठ करके बातचीत करें। इनफैक्ट किसी काउंसलर की जरूरत पड़ता है तो आप उनसे मिले, टीचर की जरूरत पड़ती है तो टीचर से उससे रूबरू कराएं, और किस चीज से वो बच्चा परेशान हो रहा उसकी परेशानी को समझे, क्योंकि परेशानी बहुत तरीके की चीजें होती है, केवल पढ़ाई ही परेशानी नहीं है आज के दौर में। एब्सोल्युटली। केवल पढ़ाई ही, मैं ये बात बहुत दावे के साथ आपके साथ रख पा रहा हूं, क्योंकि मैंने ऐसे बड़े दौर, ऐसे बच्चों से, हजारों बच्चों से मेरे पूरे 1 साल के अंदर इंटरेक्शन होता है, तो हर बच्चों की क्यूरियोसिटी अलग होती है जी। और इंजीनियरिंग और डॉक्टर या आईएएस या आईपीएस बन जाना ही केवल करियर नहीं है। बिल्कुल। और कई सारे खुल के इंडस्ट्रीज जीवन हैं, जिए। कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पर स्टूडेंट्स आगे बढ़ सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं केवल। Right. और इसी बात पे मैं जोर दूंगी, क्योंकि जॉब क्रिएटर बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के युग में, जॉब सीकर से ज्यादा। तो उस तरीके की भावना भरना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर पर आप लोगों के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो आप दोनों काम कर रहे हैं, वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के लिए। आप दोनों ने अपने व्यूज प्रकट किए, किस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी हो गई, किस तरीके से फ्यूचर की बात हो गई, किस तरीके से प्रेजेंट में आपके ऑर्गेनाइजेशंस योगदान दे रहे हैं और एक बेहतर भविष्य को बनाने की ओर एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रवि, मिस्टर ब्रजेश, अपना टाइम देने के लिए भारत 24 और फर्स्ट इंडिया को आज इस खास मौके पर। बहुत बहुत शुक्रिया और जोरदार तालियों के साथ में धन्यवाद कीजिए।